अच्छा भाई, बिजनेस इनकम स्टार्ट कर रहे हैं हम। बिजनेस इनकम का डिस्कशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट का रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द हो जाए, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आ जाएं। अच्छा भाई, तो बेटा इसमें भी मेरी अजम्पशन यही है कि मैं अपनी एक स्पीड पे चलूँगा, कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश और रिकैप करता हुआ, और अगर किसी को किसी स्पेसिफिक चीज़ में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। बिजनेस इनकम में कौन सी इनकम जाती है? तो जो बिज़नेस की इनकम होती है, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी जो हमारी रेगुलर नेचर की होती है, उससे जो भी इनकम आती है वो बिज़नेस इनकम में जाती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 18। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट से मुराद ये कि आने के चांसेस तो नहीं है, इसके बच्चों वाला सेक्शन है, लेकिन एक पता होनी चाहिए चीज़ आपको। चलो, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस होगा उसका गेन्स, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस डिराइव्ड, वो सारे इसमें जाएंगे। इनकम फ्रॉम ट्रेड, प्रोफेशनल, सिमिलर एसोसिएशन, गुड्स या सर्विसेज। इसमें अगर कोई एसोसिएशन है वो सर्विसेज दे रही है, मेंबरशिप दे रही है, तो उसके पास जो मेंबरशिप फीस आ रही है वो भी बिजनेस में जाएगी। लीजिंग बिजनेस के लिए जो लीजिंग इनकम होगी, जो लीज करके इनकम आ रही है, बेसिकली सूदी इनकम जो होती है, वो लीजिंग बिजनेस के लिए इनकम है। बिजनेस रिलेशनशिप से कोई भी बेनिफिट रिसीव हो रहा है, एफएमवी ऑफ एनी बेनिफिट बाय वर्च्यू ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, तो वो भी क्या है? बिजनेस इनकम है। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर मेरी फर्म है, मेरे क्लाइंट्स हैं, और किसी क्लाइंट ने मिसाल के तौर पर ये कह दिया कि आपकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस बनती है, ये नई बाइक की चाबी ले लें आप, कैश की शॉर्टेज है। हमने कहा वो जो बाइक की चाबी हमें दे देंगे वो किस में चले जाएगा हमारे लिए? बाइक की वैल्यू किस में चली जाएगी? बिजनेस इनकम। और जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स जो प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करते हैं, सूदी इनकम अर्न करते हैं, वो बैंक के लिए बिजनेस इनकम है। फिर एक, अच्छा मैंने इसमें ना मोटी मोटी बातें लिखी हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें भी थी। आपको याद होगा हैंडआउट में लिखा हुआ था कि अगर एसबीपी सर्कुलर के तहत कोई डेट वेव हुआ, कोई इंटरेस्ट वेव हुआ, तो वो स्पेसिफिक बातें हैं, वो मैं छोड़ा हूँ, आपको पता है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने उसको डिस्कस किया हुआ। अच्छा, रूल फॉर डिडक्शन, एक्सपेंसेस की अलाउबिलिटी के लिए रूल्स क्या है? ये तो बड़ा जेनेरिक सा सेक्शन है, सेक्शन 20 है ये, कि एक्सपेंसेस की अलाउबिलिटी के लिए कंडीशंस क्या है। तो हमने कहा सर एक्सपेंसेस की अलाउबिलिटी के लिए तो एक ही कंडीशन है कि वो एक्सपेंस बिजनेस से पर्टेन करना चाहिए, बिजनेस से रिलेट करना चाहिए डायरेक्टली। अगर वो बिजनेस से पर्टेन कर रहा है, बिजनेस से रिलेट कर रहा है, तो हम वो एक्सपेंस लेस करेंगे। सो होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। अच्छा, फिर एक और इसमें एक डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए एक रिलीफ था, वो ये था कि अगर डेयरी फार्मिंग का कोई बिजनेस है और वो एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई कैटल फार्म है, कोई डेयरी फार्म है, तो अब वो क्या करेंगे? बफेलोज से मिल्किंग कर रहे होते हैं ना, दूध एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अब देखा जाए तो बफेलोज उनके लिए नॉन करंट एसेट की तरह हो गया ना। प्लांट एंड, एक कंपनी के लिए प्लांट एंड मशीनरी होती है, डेयरी फार्म के लिए फिर क्या होगा? बफेलो 2-2.5 लाख रुपए की, अब तो महंगाई बढ़ गई तो 3-4 लाख रुपए की हो गई। तो हमने कहा सर ये बफेलो को डेप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, कैसे डेप्रिशिएट करें? हमने कहा फिर लॉ ने उसका उसूल दिया कि अगर ऐसे कोई एनिमल्स हैं जो नॉट एज एसआईटी मतलब नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड, जो एज अ स्टॉक इन ट्रेड इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, आप लोग डेप्रिशिएट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन जब ये परमानेंटली यूजलेस हो जाएंगे, तब आप उनका एक्सपेंस लेस कर लेना। कैसे? यानी कि जब ये परमानेंटली यूजलेस हो जाएंगे, इनकी मिल्किंग लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप इनको ज़िबा कर दोगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के छुरी फेर दिया आपने, कहा अब ये किसी काम की नहीं है। मैं बोला किसी काम की नहीं है, मिल्किंग नहीं हो रही तो क्या हुआ? गोश्त तो खा सकते हैं, चलो भाई हलाल कर दिया हमने। तो हमने कहा सर 4 लाख रुपए की बफेलो थी, 2 साल तक मिल्किंग लाइफ थी, 2 साल के बाद हमने उसको ज़िबा कर दिया, जो गोश्त था वो हमने कसाई को बेच दिया 50,000 रुपये में।
तो 4 लाख कॉस्ट थी, 50,000 रुपये इसके कैरकैसेस के आ गए, मीट के आ गए, बचा 3.5 लाख। तो 3.5 लाख को आप एक्सपेंस आउट कर लेना जब ये एनिमल परमानेंटली यूजलेस हो जाए। कभी ऐसी एडजस्टमेंट आई नहीं, लेकिन ये आ सकती है भाई। डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल, अगर कोई नॉन करंट एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, तो उसको तो तुम डेप्रिशिएट करोगे और एमोटाइज करोगे। एमलगमेशन, अगर एमलगमेशन हो रही है तो एमलगमेशन के केस में प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ठीक ठाक होते। इधर ये कहा जा रहा है कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर एमोटाइज होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर के बीच में फर्क होता है। प्रीलिमिनरी वो होते हैं जो बिजनेस एंटिटी के बनने से भी पहले के एक्सपेंसेस होते हैं, याद आता है? कुछ हो गया इसको। ये बिजनेस एंटिटी के बनने से पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और कमर्शियल ये वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन के कमेंस होने से पहले वाले एक्सपेंसेस। ये तो अलाउ होते हैं, मिसाल के तौर पर ये 5 लाख हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन बेस पे अलाउ होंगे, लेकिन अगर ये है मिसाल के तौर पर 2 लाख, तो ये अलाउ नहीं होते। लेकिन अमलगमेटेड कंपनी का केस स्पेशल केस है, क्योंकि जब कंपनीज अमलगमेट होती हैं, मर्ज होती हैं, तो उस पर ठीक ठाक एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजरी कॉस्ट लगती है, लीगल कॉस्ट लगती है, वो करोड़ों रुपए की कॉस्ट होती है। तो अगर मैं उसको इस तरह से डिसअलाउ कर दूंगा तो ये बेचारी कंपनी क्या करेगी? हमने कहा कि सर ये स्पेशल केस है, अमलगमेटेड कंपनी वाला स्पेशल केस है, और अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस एग्जाम में गिवन होंगे तो वो तुम अलाउ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। अब ये जो सेक्शन है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज़रा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 21, डिडक्शंस इनएडमिसिबल। नंबर 1, सर कोई भी टैक्स, चार्ज, लेवी जो गवर्नमेंट को पे की जाए एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, वो अलाउ नहीं होगी। वो अलाउ, तो इसका मतलब ये है कि कस्टम ड्यूटी भी अलाउ, कस्टम ड्यूटी अलाउ होगी? होगी ना, वो प्रॉफिट पे बेस थोड़ी करती है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि सर और जो टैक्सेस हैं वो अलाउ, जैसे कि गाड़ियों का टैक्स, वो भी अलाउ होगा नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा, वो कौन सा प्रॉफिट पे बेस करता है। हाँ, लेकिन सर जो दूसरे टैक्सेस हैं वो अलाउ नहीं होंगे, जैसे प्रॉपर्टी का टैक्स, वो अलाउ, वो भी होगा, क्योंकि वो भी तो इनकम पे बेस नहीं करता। इसका मतलब बाकी डिसअलाउ हो जाएंगे, बाकी अलाउ नहीं होंगे, जैसे इनकम टैक्स, वो अलाउ नहीं होगा। कंफ्यूज ही तो नहीं होना यार, क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर, पिन पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर जब तक नहीं है मसला है। क्योंकि देखो आईकैप के एग्जाम में, आईकैप का एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से डॉज कर सकता है। आईकैप के पेपर मुश्किल क्यों बच्चे बोलते हैं मुश्किल है? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। एक बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह शफाफ क्लियर है, अब वो नहीं फंसेगा। वो डॉज करना काम है आईकैप का एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिन कर रहा है, आप कोई छोटा पेपर थोड़ी दे रहे हो यार, सीए का पेपर दे रहे हो, मजाक बात थोड़ी कर रहे हो। टैक्स के 2 ही तो पेपर है, कैफ 2 और सीफेफ 5। इसका मतलब कि एग्जामिन तो ढंग से होगा पेपर। अच्छा खैर,
तो हमने कहा कि सर लेकिन WWF और WPPF ये भी ऐसे चार्जेस हैं जो प्रॉफिट पे बेस करते हैं, लेकिन क्या ये एज एक्सपेंस अलाउ होंगे बिजनेस इनकम से? नहीं सर, ये एज अ डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होंगे, ये बिजनेस इनकम से एज एक्सपेंस अलाउ। अगर एग्जामिनर ने इसको बिजनेस इनकम से लेस किया हुआ है तो उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा और इसको एज अ डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट करना पड़ेगा। टैक्सेस डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट रिसीव्ड बाय अ टैक्स पेयर। अगर आपने कोई पेमेंट रिसीव की है और सामने वाले ने आपको पेमेंट पूरी नहीं करी है, आपका टैक्स विदहोल्ड कर लिया है, मुझे लाख रुपए रिसीव होने, एक काम कर लो मेरा बच्चा, हाँ इसको गर्म कर दो और 1 मिनट मैं तुमको वो दे रहा हूँ, हाँ वो वहीं रह गया, अब तुम डाल दो, हाँ डाल दो, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा कहा था मैं, हाँ 1 लाख रुपए के मैंने गुड्स बेचे, मुझे 1 लाख रुपए नहीं मिले, मुझे किसी ने दे दिए 95,500 रुपये, उसने मेरा 4.5% का टैक्स काट लिया। तो ये टैक्स क्या मेरा एक्सपेंस है? क्या है? एडवांस टैक्स है, क्योंकि सर मैंने जिसको गुड्स बेचे होंगे वो विदहोल्डिंग एजेंट होगा और उसने मुझे पैसे देने से पहले या मुझे पैसे देते वक्त टैक्स विदहोल्ड कर लिया, तो अब वो टैक्स मेरा एक्सपेंस नहीं है, मैं उसको एडवांस टैक्स में ले जाऊंगा। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, पहले मैंने डेबिट किया था ट्रेड रिसीवेबल और क्रेडिट कर दी थी मैंने सेल्स लाख से। अब अगर मुझे पेमेंट रिसीव हुई है कैश या बैंक 95,500, तो मैं डेबिट कर दूंगा क्या, बोलो, एडवांस टैक्स 4,500 से और क्रेडिट कर दूंगा रिसीवेबल पूरे। यानी मुझे पैसे कम मिले लेकिन मैंने रिसीवेबल पूरे से क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर ने मुझे कहा मुनीश साहब आपके नाम का टैक्स चालान मैंने जमा करा दिया है, आपके नाम पर मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया है 4,500 रुपये का, आपको बताए बगैर। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे कर दिया आपने, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमें बताए बगैर आपने हमारा टैक्स काट के पे भी कर दिया? तो बोले चूँकि हम विदहोल्डिंग एजेंट हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है, फिर सही। पॉइंट नंबर 3, इसी तरह से अगर मैं विदहोल्डिंग एजेंट होऊंगा तो क्या मैं भी सामने वाले को टैक्स काट के पेमेंट करूंगा? बिल्कुल ज़रूरी है। इसका मतलब कि सर फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सामने वाले को टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करूं। अब मैं अगर किसी को लाख रुपए की पेमेंट कर रहा हूं, मैंने परचेजिंग की किसी से और मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूं, तो क्या मैं उसको लाख रुपए की पेमेंट करूंगा? मैंने कहा नहीं सर, गजब हो जाएगा, आपको टैक्स काटना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं टैक्स ना काटूँ तो क्या होगा? अगर आप टैक्स नहीं काटेंगे तो सर एक्सपेंस डिसअलाउ होगा माजरत के साथ। अच्छा भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। और सर परचेजेस के केस में क्या होगा? हमने कहा भाई परचेजेस के केस में भी एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। सर परचेजेस के केस में कैसे डिसअलाउ होगा? हमने कहा कॉग्स, परचेजेस किस में जाती है? फिर कॉग्स में जाती है ना, तो डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा तो सर क्या परचेजेस भी पूरे डिसअलाउ हो जाएंगे? हमने कहा नहीं रुक जाओ, परचेजेस में थोड़ा सा रिलीफ है। वो क्या है? वो रिलीफ ये है कि अगर तुमने परचेजेस में विदहोल्डिंग नहीं करी, यानी तुम्हारी इर्रेगुलर परचेजेज, इर्रेगुलर परचेज मतलब वो परचेज जिस पे तुमने विदहोल्डिंग नहीं करी, तो देखा ये जाएगा कि 20% ऑफ टोटल परचेजेस देखी जाएंगी। क्या देखी जाएगी? 20% ऑफ सच परचेजेस। यानी अगर तुमने परचेजिंग की है 10 लाख की, तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। और तुमने विदहोल्डिंग नहीं करी 5 लाख पे, तो सर आपने अगर 5 लाख पे विदहोल्डिंग नहीं करी तो वैसे तो 5 लाख ऐड बैक हो जाना चाहिए, लेकिन टोटल परचेजेस थी 10 लाख और टोटल परचेज का 20% बनता है 2 लाख। तो हमने कहा 5 लाख ऐड नहीं होगा सर, कितना ऐड होगा? याद आती बात? और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस सवाल में ये पर वेंडर पे दिया हुआ हो तो आप उसको पर वेंडर पर अप्लाई करना, ये मैंने बता दिया था, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी देखा था। अगर टैक्स बाद में रिकवर हो जाएगा तो फिर ये अलाउ हो जाएगा। अच्छा सर किस पर विदहोल्डिंग नहीं करनी? हमने किस पे विदहोल्डिंग नहीं करनी? ऐसी सैलरी जो टैक्सेबल ही नहीं है, यानी किसी एम्प्लॉय को हम सैलरी दे रहे हैं, उस बेचारे की सैलरी 50,000 रुपये, तो क्या टैक्स काटेंगे हम? नहीं काटेंगे। सर अगर हम किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं और पूरे साल में पर वेंडर गुड्स जो हम उससे परचेज कर रहे हैं वो 75,000 रुपये तक है या उससे कम है, तो क्या हमें विदहोल्डिंग करनी है? नहीं करनी।
यानी कि विदहोल्डिंग हमें उस केस में करनी है जहां पे विदहोल्डिंग बनती है, जहां पे विदहोल्डिंग बनती नहीं है वहां विदहोल्डिंग, मिसाल के तौर पर सर जहां विदहोल्डिंग बनती नहीं है, तो अब मुझे लॉ टैक्स वाला ये नहीं बोल सकता कि तूने विदहोल्डिंग नहीं करी है, हम तेरा एक्सपेंस डिसअलाउ कर रहे हैं। हम बोलेंगे भाई इस बेचारे की एम्प्लॉय की तो सैलरी 40,000 रुपये, इस पर तो टैक्स ही नहीं बनता, तो मैं विदहोल्ड कैसे करूँगा? ये बात हो रही है। कमीशन टू इनएक्टिव पर्सन ऑन थर्ड शेड्यूल आइटम। हमने कहा सर ऐसे लोग भी हैं जो थर्ड शेड्यूल आइटम में डील कर रहे हैं और हम उनसे थर्ड शेड्यूल आइटम्स में उनसे डीलिंग कर रहे हैं और उनको हम कमीशन दे रहे हैं। ऐसे होलसेलर हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि मैं थर्ड शेड्यूल आइटम का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं जूस का मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने किसी होलसेलर से डीलिंग की हुई है और वो होलसेलर कमीशन बेसिस पे मेरा माल आगे बेचता है। तो हमने कहा सर अब देखना ये पड़ेगा कि क्या वो इनएक्टिव टैक्स पेयर तो नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है कि नहीं है। हमने कहा अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो जो तुम उसको कमीशन दे रहे हो अगर 0.25% ऑफ ग्रॉस सप्लाई से ज्यादा होगा तो फिर 0.2 वाला होगा। मिसाल के तौर पर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज के ऊपर 0.2% बनता है कितना सर? ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज तो बता दें 10 लाख। 10 लाख के ऊपर आपने उसको बोला है हम तुमको कमीशन देंगे 1% का, तो 10 लाख का 1% कितना बनता है? 1,000। 1,000 के 10,000? हमने कहा सर 10,000 1,000 बनता है, चेक कर लिए 1,000 बनता है भाई। 10 लाख का 1% 1,000 बनता है। जो भी बनता है सिफर आगे पीछे हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना। 10,000, तो हमने कहा 10,000। लेकिन अगर वो इनएक्टिव टैक्स पेयर है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, तो लॉ बोलता है सिर्फ उसको कितना दे सकते हो? 2,000। 8,000 एड बैक हो जाए। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अगर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपके इनकर हो रहे हैं, अच्छा ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वाला एग्जामिनर को पसंद है, हालांकि इसमें कोई पसंद जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे मुफ्ते के मार्क्स बांटने होते हैं तो कभी कभी एग्जामिनर दे देता है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के रूल बताओ। तो हमें पता है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिव लिमिट है कि ये जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होने चाहिए, इन कनेक्शन विद बिजनेस हो, क्लाइंट्स कस्टमर्स के लिए हो, शेयर होल्डर मीटिंग्स के लिए हो, ब्रांच ओपनिंग वगैरह के लिए हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा भाई, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, जीएफ और सुपर एनुएशन फंड, इसको एंड में देखेंगे, चार्ट बना देंगे इसको। पेनल्टी और फाइन, इसमें थोड़ा चेंज है, इसलिए मैंने ज़रा 2 मिनट के लिए रुक गया हूँ। इसमें थोड़ा सा चेंज है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, जीएफ एंड सुपर एनुएशन फंड, इस पॉइंट नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज है, इसको ज़रा एंड में देखते हैं। जो चेंजेस वाले हैं ना वो मैं एंड में देखते हैं, सही है। पेनल्टी और फाइन, अगर सर कोई पेनल्टी कोई फाइन पे किया है फॉर वायलेशन ऑफ लॉ तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। पर्सनल एक्सपेंसेस अगर कोई बिजनेस से पे कर दिए तो क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ। अगर सर कोई अमाउंट रिजर्व्स में हमने कैपिटलाइज कर दी है तो वो भी इनएडमिसिबल है, रिजर्व्स में ट्रांसफर करना कोई एक्सपेंस थोड़ी होता है। अगर कोई हमने सर पार्टनर को पेमेंट कर दी है तो पार्टनर को तुमने कोई भी पेमेंट की हो, प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन, ब्रोकरेज, सैलरी, सब डिसअलाउ होता है। हाँ, लेकिन अगर तुमने पार्टनर की प्रीमिसेस रेंट पे ली है, उस पर बिजनेस कर रहे हो, तो फिर उसको किराया तो दोगे ना, वो फिर अलाउबल एक्सपेंस हो जाएगा। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल, भाई जितनी भी पेमेंट है वो करनी पड़ेगी तुम्हें बैंकिंग चैनल के थ्रू, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? टैक्स वाले के पास एक ही तो धमकी है, एड बैक एक्सपेंस डिसअलाउ, नेगा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो सर क्या कोई छूट है या सारी पेमेंटें बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है? हमने कहा नहीं, थोड़ा सा रिलीफ है। क्या है रिलीफ? एक्सेप्शंस देख लो। अगर सैलरी है तो अगर हम किसी एक एम्प्लॉय को 25,000 पर मंथ तक की सैलरी कैश में दे रहे हैं तो वो कैश में अलाउ। इसका मतलब अगर सर महीने में, पूरे महीने का पेरोल है हमारा 3 करोड़ रुपए का, और उस 3 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए उन एम्प्लॉयज़ के हैं महीने का,
2 करोड़ उन एम्प्लॉयज़ के हैं कि जिनकी सैलरी 22 से 25 के बीच में है, तो क्या मैं वो 2 करोड़ रुपए कैश में पे कर सकता हूं पर मंथ? बिल्कुल कर सकता हूं। ये 25,000 पर एम्प्लॉई पर मंथ है। अब मेरे पास जितने भी एम्प्लॉई हो 25,000 तक, मैं सबको कैश में पे, बात याद रहेगी? शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। सिंगल अकाउंट हेड अप टू 2.5 लाख पर ईयर, सिंगल पेमेंट अप टू 25,000 पर ट्रांजैक्शन, और आखिरी फ्रेट, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, यूटिलिटी, अदर गवर्नमेंट ड्यूज। अब इसका मैंने क्लास में तो पूरा चार्ट बनाया था, वो चार्ट आपके पास मौजूद है। जिसके पास नहीं हो और वो कोई देखना चाहे तो उस बच्चे को चार्ट दिखा देना ताकि वो अपने पास तस्वीर खींच ले। लेकिन मैं इसको बस ज़रा ज़ुबानी रिमाइंड करा देता हूँ, इसको मैं ज़रा कॉन्सेप्चुअली रिकैप कर रहा हूँ। अब मैं चार्ट नहीं बना रहा, इसका इतना टाइम नहीं। तो हमने कहा एक्सपेंस की 3 कैटेगरियाँ थी, हमने 3 कैटेगरी की में डिवाइड किया था। एक हमने बोला था सैलरी, एक हमने बोला था वो एक्सपेंस जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कौन से? फ्रेट, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज, यूटिलिटी, अदर गवर्नमेंट ड्यूज, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये जितने भी हो, एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2 करोड़ रुपए का है और आपने कैश में पे कर दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन है? गवर्नमेंट ड्यूज, कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं। आपने गाड़ियों के टैक्स की पेमेंट है 10 लाख रुपए की, कैश में कर दी। प्रॉपर्टी टैक्स 20 लाख रुपए, कैश में कर दिया, कोई इशू नहीं। ट्रैवल फेयर कैश में पे कर दिया, कोई इशू नहीं। ना हेड पे रिस्ट्रिक्शन है, ना पर ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन है, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सैलरी पे रिस्ट्रिक्शन है 25,000 पर एम्प्लॉय पर मंथ से ज़्यादा कैश में नहीं कर सकते। तो सर सैलरी आपने बता दिया और ये बता दिए जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब वो बता दें जिस पे रिस्ट्रिक्शन है। हमने कहा बाकी सब पे रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा भाई, बाकी सब पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? बाकी सब पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल अकाउंट हेड। सिंगल अकाउंट हेड किसको बोलते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेड्स होते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेड होते हैं। अब उसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का पूरे साल का अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए। कितना आ रहा है? यानी मैंने 2 लाख के एक्सपेंसेस किए होंगे, 2 लाख की पेमेंटें की होंगी, और मैंने वो पूरे 2 लाख रुपए कैश में कर दिए। क्या कोई मसला है? क्या कोई मसला है? नहीं, मसला नहीं। अगर उसमें एक पेमेंट लाख रुपए की है और बाकी की 10 पेमेंटें 10-10 हज़ार रुपए की हैं, कोई मसला है? कोई मसला नहीं, क्योंकि हेड लेवल के ऊपर 2.5 लाख के अंदर अंदर है। अगर हेड लेवल के ऊपर 2.5 लाख के अंदर अंदर है तो जो भी पेमेंट्स एक्सपेंसेस कैश में पे किए हैं, कोई मसला। लेकिन अगर ये 2.5 लाख से ऊपर होता, फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस का एक हेड आ रहा है, और रेंट एक्सपेंस का जो हेड आ रहा है वो उसके अंदर आपके पास एक्सपेंस आ रहा है 2 मिलियन। कितना आ रहा है? 2.4 मिलियन आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.4 मिलियन आ रहा है। तो 2.4 मिलियन अगर आपके पास टोटल अकाउंट हेड का बैलेंस आ रहा है तो क्या वो 2.5 लाख से ऊपर है? जी। इसका मतलब कि सर अब हमें इसकी एक एक पेमेंट को देखना। अगर 2.5 लाख के अंदर होता तो हम इसके अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते, हम पूरे को कैश को अलाउ कर लेते। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर हमें हर पेमेंट को देखना पड़ेगा, और जो पेमेंट भी 25,000 से ऊपर होगी और वो कैश में होगी, वो डिस अलाउ हो जाएगी। समझ आ गया ये सबको? रिकैप हो गया? कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर? एक्सपेंस ऑफ कैपिटल नेचर, जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, वो अमोर्टाइज होते हैं। सेल प्रमोशन एक्सपेंस में फार्मा मैन्युफैक्चरर, कोई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, वो सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस कर रहा है। अगर वो सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस 10% ऑफ टर्नओवर तक कर रहा है तो एडमिसिबल है।
उससे ज़्यादा कर रहा है तो जितने एक्सीड करेंगे वो डिसअलाउ हो जाए। यूटिलिटी बिल्स इन एक्सेस वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट्स, इसकी कोई लिमिट वैसे प्रिस्क्राइब है नहीं। एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स मेड बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अंडर सेल्स टैक्स एक्ट वेयर सेल्स इक्वल और एक्सीड 100 मिलियन पर पर्सन। इसका मतलब है कि अगर हमने सेल करी ऐसे लोगों को, है ये प्रोविजन इनकम टैक्स का, लेकिन लिंक किससे कर रहा है? सेल्स टैक्स से। अगर हमने सेल करी ऐसे लोगों को जिनको सेल टैक्स एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए लेकिन वो रजिस्टर नहीं है, तो क्या होगा? तो हमने कहा क्या हम उनको सेल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। सर कितना कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं बोलो? सर 100 मिलियन पर पर्सन पर ईयर, 100 मिलियन तक। 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हमने 100 मिलियन से ज़्यादा की तो क्या होगा? मैंने कहा सर फिर एक्सपेंस डिसअलाउ होगा। एक ही तो चीज़ हो सकती है सिर्फ, और क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गोली थोड़ी मारेगा टैक्स पे, एक्सपेंस डिसअलाउ करेगा। अच्छा होगा क्या? सर मिसाल के तौर पर मेरी सेल है 680 मिलियन, उस 680 मिलियन के अंदर 105 मिलियन है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जिसको सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए था। 200 मिलियन है $150 कर लो, चलो राउंडिंग ऑफ में करूँ ना। फिर 150 है, फिर 50 है, कितने हो गए? 400। इनमें से किन किन सेलों में मसला है? हमने कहा सर वो ये पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3, ये 4 ही लोगों को सेल हुई हमारी। हमने कहा सर इसके अंदर मसला है, ये 100 मिलियन से ज़्यादा हो गई साल की, और इसमें मसला नहीं है। नहीं सर ये अनरजिस्टर्ड है लेकिन 100 से कम है, ये रजिस्टर्ड है, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। इसका मतलब 680 में से कितने में मसला है? 350 मिलियन की सेल में मसला है। लॉ ये कहता है कि अब जो भी एक्सपेंसेस थे आपके, मिसाल के तौर पर 680 के एक्सपेंसेस थे आपके 500 मिलियन के, और 180 का आपका जीपी आ रहा था, तो लॉ ये कहता है चूंकि 680 में से 350 मिलियन की सेल तो 600 में से 350 मिलियन की सेल तो डिफॉल्टर लोगों को है, 100 से एक्सीड भी कर गई है और अनरजिस्टर्ड है, तो हम इतने एक्सपेंसेस तुम्हारे डिसअलाउ कर देंगे। कितने? 350 डिवाइड बाय 680 मल्टीप्लाई बाय 500, कितना बनता है? कितना बेटा? 257.35। तो ये हमने कहा ये तो सर ज्यादती की बात हो गई, जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई। हमने कहा ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, ये हुआ क्या यहाँ पे? डिस्कनेक्ट हो गया। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन कितनी है? 50 वर्सेस 10% ऑफ 500 कितनी हुई? 50। दोनों में से लोअर कौन सा है? 50। तो हमने कहा 50 मिलियन डिसअलाउ हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ऐसा है जो नया आया है, जो पिछली अटेम्प्ट के बच्चों ने नहीं पढ़ा था। ये उनके लिए है, ये उन टीयर 1 रिटेलर्स के लिए है, ये उन टीयर 1 रिटेलर्स के लिए है
कि जो अपना पॉइंट ऑफ सेल एफबीआर से इंटीग्रेट नहीं करते, ये उनके लिए है। मगर उनके लिए क्या वईद है? उनके लिए ये वईद है कि अगर तो तुमने अपना पॉस एफबीआर से इंटीग्रेट ना किया तो हम एक्सपेंडिचर अप टू 8% तुम्हारे क्या कर देंगे, डिसअलाउ। अच्छा भाई, एक तो ये बात थी जो नई आई थी, मैंने बता दिया आपको। एक ये पॉइंट आया है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ग्रेचुइटी फंड, सुपर एनुएशन फंड। इसका मैंने एक चार्ट बनाया था क्लास में, दिखा सकते हो मुझे? कोई है किसी के पास? हमने फिर इसको देख देख के सोचूं फिर बनाऊं, इससे अच्छा देख देख के ना बना लूं। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर एम्प्लॉयर फंड में जो कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है, क्या ख्याल है? जो भी एम्प्लॉयर फंड में कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉयर के लिए क्या है? इसको हमने डिवाइड कर लिया मुख्तलिफ चीज़ों में। सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो भी एक्सपेंस होगा वो होगा एक्रूवल बेसिस पे। फिर हमने कहा अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। इनमें भी जो कंट्रीब्यूशन डालोगे वो भी कैसे अलाउ होगा? अक्रूवल बेसिस पे। लेकिन फिर हमने कहा कि अगर तो ये फंड अनअप्रूव्ड हुए या अनरिकॉग्नाइज्ड हुए, कौन कौन से बोलो? तो हमने कहा फिर ये चेक करो, अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर टैक्स है तो अक्रूवल बेसिस, और अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर टैक्स नहीं है तो पेमेंट बेसिस। ग्रेचुइटी स्कीम चाहे अप्रूव्ड हो चाहे अनअप्रूव्ड हो, पेमेंट बेसिस। ये बातें वो थीं जो पिछले लॉ में थीं। अब मैं देखो यही बातें इधर से पढ़ भी रहा हूं। रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड फंड है, अक्रूवल। अप्रूव्ड फंड है, अक्रूवल, चाहे वो ग्रेचुइटी है, पीएफ है, जो भी है। अनरिकॉग्नाइज्ड अनअप्रूव्ड फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड अनअप्रूव्ड फंड है। तो हमने कहा अनरिकॉग्नाइज्ड या अनअप्रूव्ड फंड है तो ये चेक कर लो
इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर टैक्स है या इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर टैक्स नहीं है। ATST का मतलब है अरेंजमेंट टू सिक्योर टैक्स। अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर टैक्स है तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउ करेंगे, और अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर टैक्स नहीं है तो फिर पेमेंट बेसिस पे। और ग्रेच्युटी स्कीम है तो चाहे वो अप्रूव्ड हो या अनअप्रूव्ड हो, किस पे अलाउ होगा? पेमेंट बेसिस पे। अब देखते हैं कि इस दफा क्या चुटकुला ऐड हुआ है। अमाउंट in excess of 50% of contribution made by a person to an approved gratuity fund, approved pension fund or approved superannuation fund disallowed। ये सारी बातें पिछले लॉ में लिखी हुई थी। इस दफ़ा चेंज ये आया है कि ये वाली जो कैटेगरी है, अगर मिसाल के तौर पर इसमें एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस किया, कंट्रीब्यूशन किया और उसका अक्रूवल बेसिस पर जो एक्सपेंस बनता था वो बनता था 5 मिलियन, तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि इस 5 मिलियन का 2.5 मिलियन हम अलाउ करेंगे और 2.5 मिलियन डिसअलाउ करेंगे। ये चेंज आया है। पहले ये था कि भाई ये अप्रूव्ड फंड है, ग्रेच्युटी, पेंशन और सुपर एन्युएशन है। देखो पीएफ का नहीं लिख रहा मैं, इस वाली कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में ये चेंज आया है। लॉ कहता है कि अब अगर इस वाली कैटेगरी में कोई भी तुम कंट्रीब्यूशन करोगे, साल का कंट्रीब्यूशन, अभी एम्प्लॉय छोड़ के तो नहीं गया ना, अक्रूवल बेस पे अलाउ कर रहे हैं हम तुमको, जो भी तुम कंट्रीब्यूशन अक्रूवल बेस पे कर रहे हो, हम उसका 50% क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये थोड़ी सी इलॉजिकल सी बात लगती है, इलॉजिकल बात है। वजह उसकी ये है कि अगर अनअप्रूव्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड है और वो ये कसम उठा ले, वादा कर ले कि मैं तो इफेक्टिव अरेंजमेंट मेंटेन रखूंगा टैक्स की, विद होल्डिंग की, डिडक्शन के, तो उसको तो किस पर अलाउ हो रहा है? पूरा अक्रूवल पे। उसको उसकी डिसअलाउंस से रिलेटेड लॉ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो बेचारा अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड फंड है उससे रिलेटेड लॉ ने क्या लिख दिया कि आधा डिसअलाउ हो जाएगा। सो दिस इज टेक्निकली इलॉजिकल थिंग, लेकिन खैर लॉ में है तो हमने पढ़ाना है आपको और आपने पढ़ना है। चलो अच्छा भाई, तो क्या ख्याल है कि अगर एक सवाल आप लोग कर लो जब तक मैं चाय पी लूँ, इससे पहले दोबारा ठंडी हो जाए, तो ज़रा पिछली अटेम्प्ट का सवाल एक दफ़ा कर लो फिर से, भले क्लास में किया दोबारा कर लो। आज़ादी नहीं, बिजनेस इनकम वाला नहीं, इंडिविजुअल वाला, नासिर वाला। आप लोग खुद सवाल को अटेम्प्ट करेंगे और मैं ज़रा राउंड लगा के देखूंगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एग्ज़ाम में रह गए सिर्फ 15-16 दिन और बच्चे क्या कर रहे हैं, कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ज़रा मैं चेक करूँगा। अभी जितने सवाल भी मैं दूंगा ना, सब आप लोगों को करने हैं, मैं तो बैठ के यहाँ पे चिल करूँगा अभी।
फुरकान अली, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। अगर आप इससे रिलेटेड पूछ रहे हो तो ये कंट्रीब्यूशन टू फंड है, जो एम्प्लॉयर फंड में कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, जो उसका एक्सपेंस होता है, उसकी बात हो रही है। कमीशन वाला एक्सपेंस चेंज नहीं हुआ, ये तो था, तो पुराना वाला ही है। अच्छा भाई, नासिर वाला सवाल कर रहे हैं सारे के सारे लोग। सैलरी एक्सपेंस की बात नहीं हो रही है, ये जो फंड में कंट्रीब्यूशन होता है ना, जीएफ में, पीएफ में, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उसकी बात हो रही है। ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दी हुई है, तो यही जो मार्केट वैल्यू दी हुई है, इसी को आप अज्यूम कर लें कि यही ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है। लिख भी दो, लिख भी दो, सॉल्यूशन में लिख दो। बस नहीं दी हुई तो क्या करें। ये वाला आंसर जरा चेक करो। 5.6 5.6 में ये जो है, ये किधर जाएगा? ये टैक्सेबल होगा एज एसबीआई। एनटीआर में ये जाएगा 4.2, और इसका टैक्स ये निकला, ये गलत, ये और 1.4 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो। अच्छा भाई, अब ये भी देख लो जरा। शाहिद, वापस से नहीं भाई, एक ही दफा होता है। हाँ बोलो। बस ये तो खुद करना था बेटा, ये फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी चलेगा। ये दे दूंगा भाई, इसकी तस्वीरें न ले जवाब। अब आ रहे हैं नजर। शाहिद वाला कितने बच्चों ने कर लिया? शाहिद, चेक करो जरा। चेक करो जरा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 4.8। कैपिटल गेन में हमने 50 मिलियन को अज्यूम कर लिया एज ओरिजिनल कॉस्ट, अज्यूम कर लिया, क्योंकि पिछले लॉ के हिसाब से गिवन थी ना मार्केट वैल्यू, तो हमने अज्यूम कर लिया कि यही ओरिजिनल कॉस्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जेम्प्ट इनकम, टैक्सेबल इनकम 13.3 किसकी आ गई? 13.3 किसकी आई? वेरी गुड शाहिद, वेरी गुड। जिन बच्चों की आई है उनको कहा है मैंने सिर्फ, जिनकी नहीं आई है, जो स्लो चल रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो, अल्लाह करे तो वो घर जाके ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें प्लीज़। उसकी टैक्स लायबिलिटी में राउंड ऑफ का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सेंड कर दूंगा, चेक कर लेना। सवाल को पढ़ना पड़ेगा ना बेटा इसके लिए।
he owns an agricultural land in Punjab. On 1 January, he rented out agricultural land at an annual rent of 4 million. फेयर मार्केट रेंट कितना है? 5 मिलियन. डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, 1 जनवरी से दिया है ना यार रेंट पे यार, पूरे साल का रेंट है ना. तो एग्जेम्प्टी में तो दिखाया है इसको, टोटल इनकम में तो दिखाएंगे ना. वाइट तो दिखा के फिर लेस कर दिया. अब क्या चाह रहे हो, जान लोगे बेचारे की? किसका ये आंसर ठीक है? 4.085. अच्छा भाई चलो, बिजनेस इनकम की बाकी की डिस्कशन है, उसके बाद फिर आगे की प्रैक्टिस उसके बाद करेंगे. बेटा प्लीज. चेंज, बिजनेस इनकम की डिस्कशन, चेंजेस आ रही हैं, कुछ चेंजेस आ रही हैं बेटा, उसके ऊपर जरा फोकस करेंगे हम. डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज आ गया. पहले हम अब डेप्रिसिएशन को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? फुल ईयर बेसिस पे. फुल ईयर बेसिस पे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ, वो जो पिछली साल वाला या पिछले 2 सालों से जो चल रहा था टोपी ड्रामा, वो खत्म हो गया. 50% वाला. सिंपल, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल. कब से स्टार्ट होगा? जब से कमीशन फॉर यूज होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होगा. डिस्पोजल वाले साल में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा. इनिशियल अलाउंस 25% मिलेगा. किन पर नहीं मिलेगा? बिल्डिंग्स पर, फर्नीचर फिक्चर्स पर, व्हीकल्स पर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, प्लांट एंड मशीनरी यूज प्रीवियसली इन पाकिस्तान, एसेट अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस, उस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा. ऑल्टरनेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर 90% का एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मिलेगा. आखिरी बात लिखी हुई है, एनटीडी एंड आईए विल बी कैलकुलेटेड इन द पीरियड ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन. अगर किसी को टैक्स एग्जेम्पशन भी मिली हुई है तो भी वो अपना नॉर्मल पीएनएल बनाएगा, नॉर्मल टैक्स निकालेगा. ऐसा नहीं है कि अगर टैक्स एग्जेम्पशन है तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना करे. डेप्रिशिएबल एसेट किसको बोलते हैं? यूएल मतलब यूजफुल लाइफ, जिसकी 1 साल से ज़्यादा हो, जिसकी वियर एंड टियर हो रही हो बिजनेस पर्पजेज में, और इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट. कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं सर? कंसीडरेशन गिवन, जो पैसे दिए एक्वायर करने के. एक्सपेंसेस इन एक्वायरिंग एंड डिस्पोजल, एक्सपेंसेस इन, हमें पता है सर ये कॉस्ट का पार्ट बनती है. अमाउंट पेड टू ब्रिंग टू ऑपरेशनल लोकेशन, एसेट कॉस्ट का पार्ट बनती है. और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है तो कॉस्ट जो भी लग रही है उसमें, और ओवरहेड्स भी एब्जॉर्ब होंगे. परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 मिलियन से ज़्यादा है तो बैंकिंग चैनल से, अदर एसेट्स 1 मिलियन से ज़्यादा हैं तो बैंकिंग चैनल से परचेज होने चाहिए. अगर ना होंगे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. और गेन ऑन डिस्पोजल जब निकालोगे तो कॉस्ट भी अलाउ नहीं होगी. अगर कोई एसेट पार्शियल यूज़ है, बिजनेस के लिए पार्शियल यूज़ हो रहा है और उसका नॉन बिजनेस यूज़ भी है, तो इनिशियल अलाउंस तो हमने देखा था पूरी कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शन कर दोगे. डिस्पोजल के अंदर डिस्पोज्ड, सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर्ड, कैंसिल, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड सब कुछ शामिल है. एम्प्लॉय को कोई, अगर तुम फ्री ऑफ कॉस्ट एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो एंटिटी के लिए वो डिस्पोजल ट्रीट होगा एट एफएमवी. एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज़, कोई बिजनेस एसेट अपने घर ले गए, वो डिस्पोजल ट्रीट होगा एट एफएमवी. गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलेगा? मैंने कहा सर बहुत आसान, कंसीडरेशन रिसीव्ड में से टैक्स डब्ल्यूडीवी को लेस कर दें तो गेन लॉस निकल आएगा. लेकिन सर उस एसेट का क्या जो नॉन बिजनेस यूज़ में भी इस्तेमाल हुआ, तो हमने कहा उसमें एक स्टेप तुमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. वो क्या? हमने कहा उसकी डब्ल्यूडीवी को तुम्हें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा बाय द अमाउंट ऑफ टीडी. टीडी मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन. खबरदार जो किसी ने मुझसे मैसेज करके इसकी शॉर्ट फॉर्म में पूछी है तो ये मैं रीड कर रहा हूँ तो तुम लोग लिखते जाओ.
ऐसा नहीं हो बच्चे सर ये टीडी का मतलब बता दें क्या लिखा है। ये मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए ताकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है बच्चे को। बच्चा बोलता है अरे यार सैलरी एक पेज तो पढ़ना है सिर्फ, इतनी छोटी सी समरी, ऐसे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। मैंने इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया बड़ा। WDV increased by the amount of tax depreciation disallowed for non-business use। ये बात हमको पता है, इसकी डिटेलों में मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं बेटा, आसान बातें हैं सारी लेकिन इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई किसी एसेट के लिए तो क्या करोगे भाई, कॉस्ट ऑफ एसेट में से इसको क्या कर देना, डिडक्ट कर देना। सर लेकिन अगर हमने कोई ऐसा एसेट ले लिया जिसकी लाइबिलिटी फॉरेन करेंसी में आ गई है, अब क्या करें। मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, जब तुम पेमेंट करने जाओगे अगर एडवर्स एक्सचेंज रेट की मूवमेंट होगी तो तुम्हें वो अमाउंट कॉस्ट में ऐड करनी होगी, अगर फेवरेबल मूवमेंट होगी तो कॉस्ट या WDV में से क्या कर लेना, लेस कर लेना। ये याद आता सबको, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। अच्छा, इसके अंदर ना सजेस्टेड सॉल्यूशन जो एग्जामिनर ने ट्रीटमेंट किया ना, उसमें एक गलती है, उसमें एक गलती है। वो गलती आपने वही ट्रीटमेंट फॉलो करना है जो मैंने बताया, वो रॉन्ग ट्रीटमेंट है। मैं दिखा भी दूंगा कहाँ पर है वो रॉन्ग ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन बस आपने वही चीज़ फॉलो करनी है जो हमने क्लास में की। हमने क्लास में क्या किया था, हमने क्लास में ये किया था कि जब भी लोन की रीपेमेंट हो रही थी ना, उस रीपेमेंट के टाइम पर हमने एक्सचेंज लॉस और गेन को कैलकुलेट किया था। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? पिटाई होनी चाहिए तुम लोगों की। भाई ये वाला सवाल था अल्लाह की फजल से। बिजनेस इनकम का पेज नंबर बताओ जरा क्या है। बिजनेस इनकम हैंडआउट 3। बुरे वाला एक्सप्रेस के बाद एक और सवाल था ना, क्या था, शाहजहां वाला। शाहजहां वाले सवाल में लोन की रीपेमेंट हो रही थी ना, भूल गए? तुम लोगों को याद क्या रहता है ये तो बता दो मुझे। पेज नंबर बताओ जरा जवाब, शाहजहां वाला 178। चलो आने वाला है, ये रहा। एक तो बुरे वाला एक्सप्रेस था, बुक की एग्जाम्पल, बुक में भी यही ट्रीटमेंट है, और हमने ये वाला सवाल किया था, हमने दोनों किए थे। शाहजहां, अच्छा इसमें देखो ये लोन की रीपेमेंट कब कब हो रही थी, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2004 और 1 जनवरी 2005। तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि जब भी पेमेंट हो रही थी ना, जैसे 1 जनवरी 2004 को पेमेंट हो रही है $60,000 की, तो 1 जनवरी 2004 को एक्सचेंज रेट क्या था, 58 था। जब लोन लिया था तब क्या था, 57 था। तो हमने जिस डेट को पेमेंट की थी ना, उस डेट को ओरिजिनल रेट से कंपेयर किया था। तो 1 रुपये का क्या हो गया था हमें, एक्सचेंज गेन था, लॉस था, लॉस था ना, पेमेंट ज्यादा करनी पड़ी तो लॉस हुआ ना। तो फिर हमने वो अमाउंट कॉस्ट में ऐड कर दिया था, WDV में ऐड कर दिया था। लेकिन एग्जामिनर ने अपने ट्रीटमेंट में अजीब सी हरकत करी है, उसने ईयर एंड पे रीप्राइस कर दिया। ईयर एंड पर रीप्राइसिंग होती नहीं, वो तो रियलाइज हुआ ही नहीं अमाउंट, वो लॉस तो रियलाइज हुआ ही नहीं, वो तो अनरियलाइज लॉस है या अनरियलाइज गेन है। रियलाइज कब होता है, जब पेमेंट होती है। तो आपने बस वही ट्रीटमेंट फॉलो करना है जो मैंने बताया। बच्चे क्या करते हैं, एंड टाइम पे ना सोल्यूशन देख के उल्टी सीधी चीज़ सवालात कंफ्यूज होते हैं, वो नहीं होना आपने, ठीक है। अच्छा भाई, पास्ट पेपर का पेज नंबर क्या था, कहाँ थे हम, समरी का पेज नंबर क्या था। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज। बिजनेस का कोई एसेट है, हम अपने घर ले गए, हमने कहा सर डिस्पोजल एट FMV। पर्सनल एसेट बिजनेस यूज में ले गए तो हमने कहा बिजनेस, ये ऐसा ही है कि बिजनेस ने एसेट अक्वायर कर लिया एट FMV। एसेट इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ इन्वेंट्री या सेल आइटम, तो हमने कहा ये वही वाली बात है,
where an acquisition of an asset is the derivation of an amount chargeable to tax, the cost of that asset will be the amount so charged plus the amount paid for this asset. वो याद है ना जुमला? उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है, कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या हो जाएगी कि जो हमने प्रोडक्ट सेल की थी उसकी सेल अमाउंट और जो अमाउंट हमने पे की थी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने उसी पूरी बात को। इसमें भी चेंज है, लास्ट टाइम जो कार की कॉस्ट अलाउबल थी वो कितनी थी? 25 लाख थी, अब कितनी हो गई है? 7.5 मिलियन। ये चेंज है, तो जो बच्चे जिन्होंने पिछली दफ़ा अटेम्प्ट किया था पेपर वो इस चेंज को नोट कर लेंगे। कार की मैक्सिमम अलाउबल कॉस्ट 7.5 मिलियन है। अगर कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगी तो सेल प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगी। कंसीडरेशन रिसीव्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। कंसीडरेशन इन काइंड है तो एफएमवी, नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है तो एफएमवी, एसेट लॉस डिस्ट्रॉयड है तो कंपनसेशन, इंश्योरेंस क्लेम, सेटलमेंट, लीज्ड एसेट है तो रेजिजुअल वैल्यू या बार्गेन परचेज ऑप्शन। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बातें नहीं है। ये दो स्पेशल केसेस हैं जो मैं कल रेफर कर रहा था। मैंने कहा था जब बिजनेस इनकम में आएंगे तो मैं बताऊंगा, पढ़ लो इसको, देख लो जरा गौर से। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट आफ्टर यूज इन पाकिस्तान, इसमें हम कंसीडरेशन रिसीव्ड की जगह क्या ले लेंगे? कॉस्ट। और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने बताया था जो बिजनेस का एसेट है, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो एक स्पेशल केस है, वो ये वाला स्पेशल केस था, याद रहेगा। कॉस्ट ऑफ एसेट की जगह क्या ले लेंगे? कंसीडरेशन रिसीव्ड ले लेंगे, लेकिन सिर्फ कहाँ? वेयर कंसीडरेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन। इंटेंजिबल्स के केस में क्या होगा? हमने कहा सर इंटेंजिबल की डेफिनेशन तो आपको माशाल्लाह हिफ्ज होगी। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि एनी एक्सपेंस प्रोवाइडिंग एडवांटेज ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो वो भी इंटेंजिबल एसेट होता है। अमोर्टाइजेशन होगी कॉस्ट अपॉन यूजफुल लाइफ। अगर कोई एसेट या कोई इंटेंजिबल ऐसा है कि जिसकी यूजफुल लाइफ, यूएल मतलब यूजफुल लाइफ, अनअसर्टेनेबल है तो हम 25 ले लेंगे, और ये डेज की बेसिस के ऊपर, स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होगा। ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। गेन लॉस निकलेगा कंसीडरेशन रिसीव माइनस टैक्स WDV। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडीज़, प्रोटोटाइप, ट्रायल प्रोडक्शन वगैरह, ये अलाउ ऐसे एज इट इज़ नहीं होंगे, ये 20% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अमोर्टाइज होंगे। क्या ये बात याद आती है? ये बहुत सारे सवालों के अंदर एग्जाम में एडजस्टमेंट आई हुई है ये। क्या ये बात सबको याद है? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर एज इट इज पूरे अलाउ नहीं होते एक साथ, डिवाइड बाय 5 होते हैं, 5 साल पर अमोर्टाइज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और बिजनेस इनकम के आखिरी पेज है वो भी पढ़ लेते हैं, फिर बिजनेस इनकम के सवाल भी देखते हैं ज़रा कितने अच्छे कर रहे हैं आप लोग। अच्छा भाई, एडमिसिबिलिटी ऑफ बैड डेट। कितने बच्चे हैं जिनको बैड डेट्स में अभी भी मसला है, जिनको बैड डेट्स में कंफ्यूजन है? बैड डेट की एडजस्टमेंट एग्जामिनर की फेवरेट है, उसमें कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए। अगर है तो मुझसे पूछ लेना, मैं अभी बता भी दूंगा। मैं भी ज़रा रिकैप करवा रहा हूँ, ज़रा सुन लो गौर से, ये छोटा सा है बस, ये ख़त्म। बिजनेस इनकम, बैड डेट समझा दें। एक तो ये बात आप लोगों की बड़ी पसंद है मुझे, जब भी कुछ पूछो सर ये तो ज़रा पूरा टॉपिक अगर एक दफ़ा फिर से हो जाए तो क्या बात है। बिजनेस इनकम किसका क्लियर है? नहीं सर अगर एक दफ़ा फिर से समझा दें तो क्या बात है बिजनेस इनकम। वाह भाई वाह। सैलरी इनकम सर पूरा अगर एक दफ़ा फिर से हो जाए तो ठीक है भाई। बैड डेट रिपीट करेंगे अभी हम। बैड डेट की कंडीशंस क्या है? बैड डेट की कंडीशंस ये हैं कि जब राइट ऑफ होगा तो टैक्स वाला अलाउ करेगा। अच्छा, और कौन सा बैड डेट अलाउ करेगा? जो बिजनेस इनकम के थ्रू राउट हुआ होगा, जो PNL के थ्रू राउट हुआ होगा। यानी कि हम जब सेल करते हैं
तो इनकम जनरेट होती है ना जिस पे हम टैक्स देते हैं, तो बैड डेट भी उसी चीज़ का अलाउ होगा जो पीएनएल के थ्रू जनरेट होगा। इसका मतलब सर अगर कोई डेट ऐसा है, एम्प्लॉय को लोन दिया है हमने और उसको राइट ऑफ किया है, तो क्या टैक्स वाला अलाउ करेगा? नहीं करेगा। और क्या भी होने चाहिए उसके रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ इररिकवरेबिलिटी। क्या होने चाहिए उसके? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ इररिकवरेबिलिटी, कि अब उसके रिकवर होने के चांसेस ना होने के बराबर है। और सर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक वगैरह है, तो वो जो लोन देगा, अच्छा अब जब बैंक लोन देता है तो बैंक जो लोन देता है क्या वो पीएनएल के थ्रू राउट होता है? नहीं होता। तो सर आपने तो बोला कि जो डेट पीएनएल के थ्रू राउट होता है उसी का राइट ऑफ अलाउ होता है। हमने कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन देती हैं, अगर वो लोन बैड हो जाएगा तो उसका एक्सपेंस अलाउ होगा, ये एक्सेप्शन है। बैड डेट की रिकवरी, अब ये जरा देख लो, इसको मैं समझा रहा हूं फॉर द वेरी लास्ट टाइम पेपर से पहले। बातें नहीं बेटा, बैड डेट्स। चलो मैंने कहा एग्जामिनर नहीं, टैक्स वाले ने अगर 2021 में कोई बैड डेट अलाउ कर दिया, हमने कहा सर अकाउंटिंग के अंदर भी 2 लाख का बैड डेट अलाउ किया हमने, और टैक्स की दुनिया में टैक्स वाले ने भी 2 लाख का बैड डेट अलाउ कर दिया। तो बैड डेट डिसअलाउ कितना हुआ? कुछ भी नहीं। टैक्स ईयर 2022 के अंदर ये बैड डेट जो राइट ऑफ हुआ था रिकवर हो गया। कितना? 50,000। 50,000। तो क्या ये अकाउंटिंग पीएनएल में भी एज इनकम आ गया होगा? आ गया होगा। तो क्या टैक्स वाला इसको टैक्स करेगा? टैक्स वाला टैक्स करेगा? हाँ या ना? अबे जाहिर सी बात है करेगा यार, रिकवर हो गया तो। जब टैक्स वाले ने अलाउ पूरा कर दिया था तो रिकवर भी होगा, तो पूरा टैक्स करेगा। लेकिन हम जो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग, वो कहां से स्टार्ट करते हैं? पीबीटी से। तो क्या ये अकाउंटिंग वाली रिकवरी प्रॉफिट में शामिल होगी? तो क्या टैक्स के लिए मुझे दोबारा ऐड करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। ये याद रहेगी। अगर अकाउंटिंग में 2 लाख अलाउ हुआ था और टैक्स वाले ने कुछ भी अलाउ नहीं किया, तो पूरा के पूरा 2 लाख क्या हुआ? डिसअलाउ। तो जिस साल डिसअलाउ हुआ होगा हमने क्या किया होगा? लेस किया होगा, ऐड किया होगा? ऐड किया होगा, क्योंकि अकाउंटिंग पीएनएल में ही लेस हुआ है। टैक्स के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हटाने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स तो समझते हो ना तुम लोग यार। अच्छा भाई, अगले साल 50,000 की हो गई रिकवरी, बल्कि छोड़ो पूरे 2 लाख की रिकवरी हो गई। अकाउंटिंग के अंदर 2 लाख रुपए गेन में चला गया, टैक्स वाला क्या करेगा?
टैक्स, क्या ये टैक्स की इनकम है? जब टैक्स वाले ने अलाउ नहीं किया तो इसकी रिकवरी टैक्स की इनकम भी नहीं होगी। ऐड करेंगे लेस करेंगे? बड़ा अफसोस की बात है। ऐड करेंगे लेस करेंगे? जाहिर सी बात है लेस करेंगे यार। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि सर अकाउंटिंग के अंदर तो ये ऐड हो गया होगा एज इनकम, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। जब टैक्स वाले ने हमें इसका एक्सपेंस अलाउ ही नहीं किया था तो इसकी जब इनकम आएगी तो क्या हम पागल हैं जो उसको प्रॉफिट में रहने देंगे? वो तो प्रॉफिट में रहने देंगे तो उसमें तो टैक्स लग जाएगा। सोचो तो सही जरा अकल से। तो अभी तो तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो, ऐड होगा लेस होगा। नहीं करना मेरे बच्चों, बेसिक चीज है ये, तो लॉजिकल चीज है। ऐड होगा लेस होगा भाई। जब पिछले साल टैक्स वाले ने अलाउ नहीं किया अकाउंटिंग के पीएनएल से तो ये लेस हुआ था, टैक्स वाले ने अलाउ नहीं किया तो हमने क्या कर दिया था? ऐड बैक कर दिया था। और इस दफा जब ये रिकवर हो जाएगा तो भी टैक्स वाला कुछ नहीं करेगा, तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। इसको फिर हम लेस कर देंगे, इसको ऐड करेंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया फुल रिकवरी। फुल रिकवरी। अब देखते हैं पार्शियल रिकवरी। अब क्या देख रहे हैं हम? पार्शियल रिकवरी। अकाउंटिंग की दुनिया में क्या हो रहा है और टैक्स की दुनिया में क्या हो रहा है? सर 2022 में अकाउंटिंग की दुनिया में 7 लाख रुपए का राइट ऑफ का एक्सपेंस बुक किया या बैड डेट का एक्सपेंस बुक किया, यूं बोलता हूं मैं। टैक्स वाले ने मुझे पूरा 7 लाख अलाउ नहीं किया, टैक्स वाले ने मुझे अलाउ किया 5.5 लाख। डिसअलाउ कितना हो गया? $2023 आया और मुझे रिकवर हो गए कितने? 3 लाख। मैंने आपको बताया था कि ये जो अलाउबिलिटी और डिसअलाउबिलिटी होती है ये सिर्फ टाइमिंग फैक्टर होता है, टाइमिंग फैक्टर। यानी जब वक्त का पहिया घूमता है तो फिर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये रिकवर होगा या। मिसाल के तौर पर मैंने ये बोला कि यार ये बंदा मुझे पैसे नहीं देगा, अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता, मेरा डेटर है, मेरे डेटर का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? अल्लाह ना करे, डेटर का एक्सीडेंट हो गया और मैंने अकाउंटिंग के अंदर उसको क्या कर दिया? राइट ऑफ। मैं बोला पता नहीं अब पैसे देगा नहीं देगा, मैंने राइट ऑफ कर दिया। तो टैक्स वाला बोल सकता है भैया एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन उसकी छोटी उंगली में फ्रैक्चर हुआ था खाली, तुमने तो बैड डेट राइट ऑफ कर दिया। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो टैक्स वाले ने उसको राइट ऑफ अलाउ नहीं किया। अगला साल हुआ और उस डेटर ने वाकई में पैसे दे दिए। इसका मतलब टाइम हैज प्रूवन कि ये डेटर बैड। टैक्स वाला तो पहले ही बोल रहा था डेटर बैड नहीं है और वाकई में यही निकला कि डेटर बैड। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे अकाउंटिंग हो चाहे टैक्स हो, वो एक ही बात पे मुत्तफिक। एग्जाम्पल 2, डेटर का एक्सीडेंट हो गया, अकाउंटिंग में हमने राइट ऑफ कर लिया। हमने बोला भाई सर वेंटिलेटर पे था, उठने के चांसेस ना होने के बराबर थे, पैसे तो मिलना मुमकिन ही नहीं था। ईयर एंड आया, हमने पूरा बैड डेट राइट ऑफ कर दिया, टैक्स वाले ने अलाउ नहीं किया। हमने बोला नहीं भाई नहीं, हमने मुर्दों को कब्र में से उठते देखा, ये तो फिर वेंटिलेटर पर है, हम बैड डेट अलाउ नहीं कर रहे। और अल्लाह ना करे अगले साल वो वाकई में उसका इंतकाल हो गया, अब डेट मिलने के चांसेस, तो क्या अब टैक्स वाला राइट ऑफ अलाउ करेगा? करेगा। इसका मतलब दूसरे साल के आखिर में ही सही, लेकिन अकाउंटिंग और टैक्स वाले एक बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे। तो हमने कहा सर अगर 2023 में ये रिकवरी आई है,
इसका मतलब दोनों सालों के मिला के जो बॉटम लाइन बनी वो क्या बनी? 4 लाख। तो टैक्स की बॉटम लाइन भी क्या बनेगी? 4 लाख। 5.5 से 4 पहुंचाने में क्या करूं? तो अब मुझे करना क्या होगा, जरा गौर से सुनना। आखिरी बात, मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट कहां से करता हूं? पीबीटी से मैंने स्टार्ट की। मुझे क्या ऐड करना होगा, क्या लेस करना होगा? दिलावर बताओगे? जोर से बता दो। ये क्या होगा? ये ऐड होगा, ये लेस होगा? मोहम्मद बेटा आप बताएंगे ये क्या होगा और ये क्या होगा? आप बता दें क्या होगा? ये क्या होगा और ये क्या होगा? वेरी गुड। ये लेस होगा भाई। सिंपल। ये किसको समझ नहीं आता है? फिर से। अच्छा सर इसकी लॉजिक तो बता दें। बहुत सिंपल है। पहले साल में हमने अकाउंटिंग में एक्सपेंस कितना लिया? 7 लाख। टैक्स वाले ने कितना अलाउ किया? टैक्स ने बोला अरे पागल इतना बैड डेट थोड़ी है, तो कितना है? 5.5। अगले साल वाकई में 3 रिकवर हो गया। टैक्स वाला कहता है देखा मैंने नहीं कहा था 3, मैंने नहीं कहा था कि ये इतना सारा बैड डेट नहीं है तुम्हारा, 3 रिकवर हो गया। तुम्हारा बैड डेट सिर्फ कितना निकला? 4। तो किसी ने टैक्स वाले को बोला अरे आप भी तो बेवकूफ़ बन गए थे, पहले साल में आपने भी तो 5.5 अलाउ कर दिया था। अच्छा हाँ 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 चलो 1.5 लाख अभी रिवर्स कर देता हूँ मैं। बॉटम लाइन कितनी बन गई? 4। कॉन्सेप्चुअल। कोई कॉन्सेप्चुअल इस कॉन्सेप्ट को पिक ना भी कर रहा हो तो सिर्फ इस नंबर्स को रिकंसाइल कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। अकाउंटिंग 7 लाख एक्सपेंस, 3 लाख रिकवरी, बॉटम लाइन 4 लाख। बॉटम लाइन मैच होगी, बॉटम लाइन मैच होगी तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। तीसरा तरीका ये देख लो, बैड डेट डिसअलाउ कितना हुआ है? 7 का बैड डेट अकाउंटिंग में था, 5.5 का टैक्स में। बैड डेट डिसअलाउ कितना हुआ था? 1.5। जो रिकवरी हुई है वो बैड डेट डिसअलाउड से ज्यादा हुई है। वो बैड डेट डिसअलाउड से ज्यादा हुई है, तो जितनी ज्यादा हुई है वो टैक्स में ऐड हो जाएगी। तीनों तरीकों से ये फिगर पहुंचेगी। लेकिन इस वर्किंग के करने के बाद जिसने ये ऑपरेशन गलत कर दिए ना, उसने सवाल गलत कर दिया। ये निचोड़ ये है, ये पूरी वर्किंग इसके लिए है। ठीक है, अगर मैं फिगर्स थोड़ी सी चेंज कर दूं, तो जरा मुझे अब बताओ, अब आप लोग बताओ कि क्या होना चाहिए। बताओ तुम। कुछ भी नहीं होगा सर, आप मजाक कर रहे हैं, कब से कुछ होगा थोड़ी। तुमने इतनी टेक्निकल बात बोली है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया तुमने बोला क्या है। लेकिन अभी मुझे गौर और फिक्र करना पड़ेगा तो तुमने बोला क्या है। आप बताओ दोबारा से। इधर क्या लिखो? इधर क्या लिखो? अच्छा चलो ये इधर क्या लिखो? भाई बता रहे नाम क्या? अता। अता बता रहे हैं, अभी सब खामोश बैठेंगे। क्या लिखो बेटा? यहाँ -5 लाख। यहाँ भी -5 लाख लिख दूं, जबरदस्त हो गया। उधर 2 लाख लिख दूं, जबरदस्त। अब क्या करूं?
इसको क्या करूं, इसको क्या करूं? तुमने तो बोला था कुछ नहीं होगा। जज्बात में इतनी जल्दी क्यों आ जाता है मेरा बच्चा? वेरी गुड, ठीक ट्रीटमेंट आपने ठीक बताया है, लेकिन आपने शुरू में जज्बात की रवानी में बह के बोल दिया था कुछ भी नहीं होगा, तो मैं परेशान हो गया था जरा। ठीक है, अच्छा तो भाई देखो हो क्या रहा मेरे बच्चों। पहले साल में हमने कहा अकाउंटिंग में बैड डेट 7 लाख, टैक्स वाले ने 3 लाख अलाउ किया, डिसअलाउ कितना कर दिया? 4 लाख। अच्छा, जितना डिसअलाउ किया उससे कम रिकवर हुआ। टैक्स वाले ने बोला था मैं ये डिसअलाउ कर रहा हूं, ये रिकवर हो जाएगा, ये रिकवर हो जाएगा, ये रिकवर हो जाएगा। हुआ कितना? 2 लाख। हमने टैक्स वाले को बोला यार देखो आपने बोला था 4 हो जाएंगे, अब 2 हुए सिर्फ, 2 तो मजीद अलाउ कर दो। तो बोला अच्छा चलो ठीक है 2 अलाउ कर देते। तो ये अकाउंटिंग वाला, अकाउंटिंग की रिकवरी, अकाउंटिंग वाली तो कोई चीज हमको चाहिए ही नहीं, इसको तो पहले बाहर करते हैं। लेस किया तो ये बाहर हो गई। टैक्स में क्या आया? ये एक्सपेंस लेस होता है, तो 2 लाख भी लेस होगा, ये 2 लाख भी लेस होगा। इसका मतलब टोटल कितना लेस होगा? 4 लाख। हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? तुमने हाथ रेस किया था? हाँ क्लियर है? किसने ये ठीक नहीं किया ईमानदारी से बता दो मुझे। अभी भी किसको मसला है? बस भाई, बस से मुराद ये कि नहीं आज नहीं, ऑफ नहीं। अच्छा नहीं रुक जाओ। एक तो तुम लोग थक बहुत जल्दी जाते हो, गला मेरा बैठा हुआ है, थक तुम लोग जाते हो। अच्छा मेरी बात कर रहे हो? बस इसमें 2-3 चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैं एक सवाल आप लोगों से करा लूँ, जरा देख लूँ कितना आप लोगों का हाथ रवा है इन चीज़ों पे, उसके बाद हम ऑफ करेंगे। हाँ नमाज साथ जमात कर लेंगे, अभी क्लास खत्म करेंगे 2 बजे, 2 बजे साथ क्लास खत्म करेंगे, फिर जमात कर लेंगे ऊपर ही। हाँ मैं जमात करा लूँगा मोस्टली, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years। हमने कहा सर ऐसी लाइबिलिटी जिसका डेबिट साइड एक्सपेंस होता है, इसका मतलब सर क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी भी होती है कि जिसका डेबिट साइड एक्सपेंस नहीं होता हो? वो कौन बताएगा मुझे? एग्जांपल दे सकता है कोई? पिटाई हो जाएगी तुम लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे तो। कोई ऐसी लाइबिलिटी बता सकते हो मोहम्मद जिसका डेबिट साइड एक्सपेंस नहीं होता? है कोई? हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, बैंक डेबिट, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स क्रेडिट। ये ऐसी लाइबिलिटी है जो जिसका डेबिट साइड एक्सपेंस। लेकिन हमने कहा सर ऐसी लाइबिलिटी जिसका डेबिट साइड एक्सपेंस होता है, यानी जिसको टैक्स वाले ने अलाउ किया है हमें, वो हमें 3 साल में पे करनी है। कैसे? अगर 2023 में अलाउ किया है तो 24, 25, 26 इन 3 में पे करनी है। अगर नहीं किया तो 27 में रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है, expenses allowed required to be paid within 3 years from the end of tax year in which allowed, otherwise add back allowed upon payment। exceptions, ऐसी लाइबिलिटी जो कि टैक्स एक्सपेंस नहीं है, ऐसा एक्सपेंस जो FTR इनकम के अगेंस्ट था, अलाउ नहीं हुआ था, या ऐसा एक्सपेंस जो टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही हमें डिसअलाउ कर दिया था, उसकी बात नहीं हो रही। स्टॉक इन ट्रेड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। 3 मेथड्स हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, FIFO, एवरेज कॉस्टिंग। अगर SIM अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले SIM ही अप्लाई करेंगे। क्या मेथड चेंज हो सकता है? जी हो सकता है, कमिश्नर की अप्रूवल से। अक्रूवल बेसिस, अगर हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मस्ट है। अच्छा रुक जाओ, मैंने ये कहाँ लिखा है कि कौन सी कंपनी को क्या करना है? ये रहा, ये पढ़ लो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कंपनी के लिए अक्रूवल मस्ट है। इंडिविजुअल और AOP कैश बेसिस अकाउंटिंग भी कर सकते हैं और
अक्रूवल बेसिस भी, लेकिन डिस्क्रेशन जो भी होगी वो रेगुलरली अप्लाई होगी, यानी हर साल फिर वही होगा। क्या मेथड चेंज हो सकता है? जी, विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। अब जिसका भी अक्रूवल मेथड है उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो तो कौन सी कॉस्टिंग अप्लाई करेगा? एब्जॉर्प्शन। यानी कंपनी के लिए तो मस्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और इंडिविजुअल और एओपी के लिए भी वो लोग जिन्होंने अक्रूवल को ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मस्ट है। अच्छा सर, अगर मस्ट नहीं है तो क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑप्ट कर सकते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है कर सकते हैं, तभी तो इधर लिखा हुआ है मेथड चेंज कमिश्नर अप्रूवल। उन लोग देख के भी नहीं ये जवाब दे सकते। अच्छा सर, अगर तो कैश बेसिस है तो एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं और मार्जिनल भी ऑप्शन है। एब्जॉर्प्शन के अंदर ओवरहेड्स ऐड हो जाते हैं, ये बात हमें पता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटीज अगर कोई स्टैब्लिश हुई है, फेडरल गवर्नमेंट ने की हुई है, ये कंपनी ने की हुई है और उसमें कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो क्या वो एक्सपेंस अलाउ होगा? जी अलाउ होगा। अगर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर हो रहा है तो सर क्या वो अलाउ होगा? जी अलाउ होगा, प्रोवाइडेड कि कहाँ हो वो, इन पाकिस्तान हो। और अगर रिमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की तो वो डेप्रिशिएट होगी। प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंस कॉस्ट, लीज रेंटल अगर हैं तो क्या होते हैं वो? अलाउबल। कोई भी प्रॉफिट ऑन डेट है, फाइनेंस कॉस्ट है, लीज पेमेंट्स हैं तो वो अलाउबल होंगे, ठीक है। बिजनेस के लिए है तो अलाउबल होगा। लीज के केस में लीज रेंटल अलाउ होते हैं, डेप्रिसिएशन एडबैक होता है, फाइनेंस कॉस्ट भी एडबैक होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा एसेट है विच इज जॉइंटली ओन्ड बाय टीपी, टीपी मतलब टैक्स पेयर, एंड आईएफआई, आईएफआई मतलब इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंडर इस्लामिक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, तो फिर हम एसेट को ऐसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज होली ओन्ड बाय टैक्स पेयर, यानी कि फिर टैक्स पेयर उसका फुल डेप्रिसिएशन अपने पास अलाउ करेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट एज एक्सपेंस लेगा। ये बातें हम पहले ही कर चुके हैं। एओपी के केस में क्या होता है? एओपी के केस में देख लो जरा, एओपी के केस में हम डिविजिबल इनकम किसको लेते हैं? जो टैक्सेबल इनकम होती है वही हम डिविजिबल इनकम लेते हैं, और वो डिविजिबल इनकम हम ऐड कर देते हैं पार्टनर की टैक्सेबल इनकम में फॉर रेट पर्पस ओनली। और जो रेट, आरपीटीआई का मतलब क्या है? आरपीटीआई का मतलब है रेट पर्पस टैक्सेबल इनकम। आरपीटीआई का मतलब है रेट पर्पस टैक्सेबल इनकम। तो सर हम ये आरपीटीआई किस किस केसेस में यूज करते हैं? टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन और टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ। अच्छा सर, अगर लॉस आ जाए तो मेंबर्स में डिवाइड नहीं होता, वो फिर एओपी खुद ही कैरी फॉरवर्ड करती है। अगर कंपनी है और जॉइंट वेंचर का पार्ट है तो हमने कहा सर फिर आप जो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी की टैक्सेबल इनकम है, वो कंपनी के हाथों में दे दें, वो 29% पर टैक्स करेगी। अच्छा, तो फिर जो एडवांस टैक्स है, जो विदहोल्डिंग टैक्स है, वो भी कंपनी के हाथों में दे दें ताकि कंपनी उसका बेनिफिट खुद अपने रिटर्न में कंसिडर कर ले। क्या ये बातें समझ आती हैं? लॉसेस को मैं कल रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने क्लास एंड कर दी है। पास पेपर खोल लें जल्दी से। अब आप लोग एक आध सवाल कर लें फिर क्लास ऑफ। मुझे बताओ बिजनेस इनकम का कौन सा सवाल करना चाहोगे? लास्ट अटेम्प्ट आजादी कर लो। लास्ट अटेम्प्ट का बिजनेस इनकम का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हैं। आजादी, टैक्स से आजादी। टैक्स से आजादी तभी मिलेगी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी 25 मिनट के अंदर अगर 2 सवाल हो जाएं तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा। क्या बेटा? एक और आधा, तो वो आधा इनकम्प्लीट तो नहीं छोड़ोगे ना, इसलिए बोला था मैंने। कंप्लीट तो कर ही लोगे ना वो। अच्छा, वैसे 25 मिनट है तो 2 सवाल हो सकते हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? जल्दी से आ जाओ, आ जाओ।
भाई जो करेगा उसको फायदा है, मैं क्या बोल सकता हूँ। बेटा नॉन हेड्स ऑफ इनकम वाली जो थ्योरी है वो मैंने नहीं करानी है वर्कशॉप के अंदर। नॉन हेड्स ऑफ इनकम वाली थ्योरी तो आप लोगों के पास है ना, सारी चीज़ें देख चुके हो ना आप लोग। वो टेक्निकल थोड़ी, वो तो नॉन टेक्निकल चीज़ है। वर्कशॉप में तो हम टेक्निकल चीज़ डिस्कस करेंगे ना मेरे बच्चा। उसमें मैं क्या समझाऊँ, नॉन हेड ऑफ इनकम में क्या समझाऊँ। आज़ादी का पेज नंबर क्या है वैसे, आपस की बात है? ये वाला सवाल बेटा, लास्ट अटेम्प्ट का सवाल, जो क्लास में किया था वो सोल्यूशन कोई नहीं खोलेगा, देखेगा नहीं कोई भी, है खुद से करना है। अच्छा भाई मुझे ये बता दो कि किसी ने निकाली बिजनेस इनकम, निकाले किसी ने? हाँ, पहले हम सवाल को जरा रीड कर लें, क्या कहते हो? पेज नंबर कौन सा था मेरे बच्चों? 4th। अच्छा ये रहा। अब देखो हम ना सवाल को रीड कर रहे हैं। देखो बिजनेस इनकम के सवाल और उनकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो वही एडजस्टमेंट्स हर साल रिपीट होती हैं, मोर और लेस, सेम पैटर्न, सेम मेथड, सेम एडजस्टमेंट्स, नंबर्स आर डिफरेंट। उसके बावजूद इतना स्लो, नॉट एक्सेप्टेबल। You still have 15-16 days left and you have to practice a lot, all questions, specifically 8 to 10 questions of recent attempts। ये ज़रूर करना है आपने, बार बार कर लो, 2 दफ़ा तो कम से कम करो अगर इतनी स्लो प्रैक्टिस है। आज़ादी एंड को is an AOP engaged in the business of manufacturing disposable products. Following information has been extracted from AC's records for the year ended 30 जून 2022। अच्छा मैं ज़रा लाइट्स ऑफ कर दूँ ताकि नज़र आए आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों के पास है ही। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स, इसका मतलब कि ये अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली गई है। अच्छा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? लॉस बिफोर टैक्स, ये होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ 12 मिलियन इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 2 million to Hashim Limited for purchase of new machine for making plastic container in exchange of an old machine having a book value and FMV of 5 million and 4 million. Transaction was carried out on 1st July 2021। मुझे बताओ सबसे पहले मैं इसको देखते हुए करूँगा क्या? सिंपल, 12 मिलियन को सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ऐड बैक कर दूँगा। कॉस्ट ऑफ सेल को तो ठीक कर लूँ पहले मैं। अब बच्चे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट देख के क्या हो गया, मेरे बाद कोई क्लास तो नहीं है ना, बस ये आधा घंटा और आकाश कुमार कर लो फिर छुट्टी। अच्छा चलो 10 मिनट और ये सोल्यूशन तो डिस्कस कर लो। हाँ लेकिन आकाश कुमार फिर आप लोग घर से करके लेकर आओगे, ठीक है? ये मैं कल चेक करूँगा। फिर हम 1-2 और बिजनेस इनकम के सवाल करेंगे ना ज़रा अच्छे वाले, ताकि वो मैं देखूँ आप लोग कैसे कर पा रहे हो। फिर हम सेल्स टैक्स के सवाल करेंगे। अच्छा तो हमने कहा सर सबसे पहले इसको देखते हुए हमें कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आगे एसेट्स का क्या करना है। हमने कहा कॉस्ट ऑफ सेल से तो इसको निकालो पहले। कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है
इसको निकालना है तो प्रॉफिट में क्या करूं, ऐड कर दूंगा ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल तो कॉस्ट है, वो लेस हुई हुई है, तो मुझे इसको रिवर्स करना है तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो डिटेल दी हुई है उसका ताल्लुक है मेरे एसेट की कॉस्ट से, कि जो मैंने नई मशीन ली है, देखो ज़रा मैंने क्या ली है, न्यू मशीन फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर, और मैंने नई मशीन कैसे ली, कि मैंने ओल्ड मशीन से एक्सचेंज कर ली, तो इसका मतलब कि मेरी ओल्ड मशीन सेल कर दी मैंने, वो डिस्पोज हो गई, इसका मतलब कि सर ओल्ड मशीन पे गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा और वो एसेट से भी निकल जाएगी, उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। और जो न्यू मशीन होगी उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, इनिशियल अलाउंस भी रिकॉर्ड करूंगा, सिंपल। अच्छा, अब वो जो नई मशीन है सर वो कैसे रिकॉर्ड होगी, वो कितने पे आई है। अब तुम लोग अकाउंटेंट हो माशाल्लाह, तुमसे ज़्यादा किसको समझ है कि ये कैसे एक्सचेंज हुई है, कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, बताओ कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड होगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि सर पेमेंट करी, पेमेंट कितनी करी, 12। अभी सेल टैक्स को देखते हैं, रोकड़ा कितना किया, 12। इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 5 मिलियन एंड 4 मिलियन, तो जरा मुझे बताओ मैं 5 मिलियन कंसीडर करूंगा कि 4, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे बेटा। भाई आप इसको वैसे ही मार्केट में बेचे तो कितने आते, 4 आते बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू 4 है, 4 आते ना। तो अब आप एक्सचेंज में दे रहे हो तो भी सामने वाला उसकी वैल्यू क्या ही लगाएगा, 4 ही लगाएगा ना। इसका मतलब सर मैंने दिए 12 मिलियन और साथ में कितने भी दिए, अभी मैं न्यू मशीन की बात कर रहा हूँ, ओल्ड मशीन की बातें नहीं कर रहा। तो सर न्यू मशीन के लिए मैंने 12 मिलियन दिए और पुरानी मशीन जिसकी वैल्यू कितनी थी, 4, 16। अब मुझे बताओ क्या ये सेल टैक्स कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो हटा दो, बस 16 में से 2 हटा दो, कितना बचा, 14। खत्म हुई कहानी। नई मशीन की कॉस्ट पता लग गई, सिंपल, इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं था कुछ। द ट्रांजैक्शन वाज कैरिड आउट एट 1 जुलाई, ओके हो गया। ओल्ड मशीन की बातें दी हुई हैं हमें, ओल्ड मशीन की बातें क्यों दी हुई हैं, ऐसी बात है यार, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने के लिए दी हुई है। ओल्ड मशीन वॉज परचेज्ड, दर सब लोग देख रहे हैं बेटा, वरना फिर मैं एक और सवाल कराऊंगा आकाश कुमार। ओल्ड मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020, कब खरीदी थी, 1 जनवरी 2020। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन was not recorded in AC's books of account. लेकिन tax WDV of old machine was the same as accounting WDV on disposal date. तो हमने कहा भाई WDV तो सेम थी और हमने disposal of old machine रिकॉर्ड नहीं की है, तो क्या हमें टैक्स के पर्पस के लिए करना पड़ेगी, करना पड़ेगी टैक्स के लेकिन क्या हमें अकाउंटिंग वाली हटाना पड़ेगी, वो रिकॉर्ड ही नहीं करी, अकाउंटिंग वाले को हटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन टैक्स वाली डिस्पोजल को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, ठीक है। Purchase of raw material of 40 million against which no withholding tax was deducted at the time of payment. During the year, AC purchased total raw material of 120 million. क्या करूं? इसका 20% डिसअलाउ, टोटल परचेज का मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर इस तरह वाली एडजस्टमेंट दी हुई हो तो भी टोटल का लोगे, और अगर एग्जामिनर ने पर वेंडर भी दी हुई हो तो फिर तुम पर वेंडर की टोटल का ले लेना। वैसे तो ये लॉजिक ठीक है जो इस सवाल में आई है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि इससे पहले एक सवाल के अंदर उसमें ये था कि एक वेंडर को हमने
इतनी पेमेंटें करी हैं जिसमें से इतने पे डिडक्ट नहीं किया, तो हम फिर उसी वेंडर का टोटल ले लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ डैमेज्ड फिनिश गुड्स 18 मिलियन। ड्यू टू हैवी रेन दीज गुड्स वर डैमेज्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू फैच 12 मिलियन ओनली। तो क्या करें? कितना? 6 मिलियन लेस हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले की एडजस्टमेंट तुमने नहीं बताई थी, क्या होगा ऊपर वाले का? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 40 मिलियन, तो डिसअलाउ हो जाएगा 120 का 20%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, एक्सपेंसेस में ये चीजें शामिल है। सैलरी ऑफ 2,75,000 पेड टू ऑफिस बॉय इन कैश। ही वॉज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 फॉर 11 मंथ्स। अलाउ होगा डिसअलाउ? अलाउ होगा, क्योंकि सिर्फ 25,000 तक की सैलरी कैश में अलाउड है। वेयर हाउस रेंट ऑफ 16 लाख पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। ऐड हो जाएगा? कौन कहता है ऐड हो जाएगा? भाई बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करिए, वेयर हाउस का रेंट है, क्यों डिसअलाउ होगा? बिल्कुल अलाउ होगा। बैड डेट ऑफ 28 लाख वर रिटन ऑफ अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। राइट ऑफ है, अलाउ होगा? अलाउ नहीं होगा? अलाउ होगा ना यार। कमीशन ऑफ 32 लाख पेड टू वन ऑफ द मेंबर ऑफ एसी, डिसअलाउ। स्कॉलरशिप ऑफ 4.5 मिलियन पेड टू सारा, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है सारा के लिए। कंपनी के लिए एक्सपेंस अलाउ होगा? अलाउड है। पेमेंट ऑफ रुपीज 6.4 मिलियन फॉर परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर एसी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो हमने कहा सर ये तो इंटेंजिबल है, एक्सपेंस कैसे ले लिया? एड बैक करेंगे इसको, और फिर इस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? एमोर्टाइज। डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस चार्जेस ऑफ 21 लाख एंड 15 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ कार विच वॉज अक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज, दोनों एड बैक कर देंगे। 1 जुलाई 2021 AC entered into lease agreement with the bank for a car of 1 करोड़ 5 लाख against the annual lease rental of 3 मिलियन। तो हमने कहा गाड़ी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। गाड़ी की कॉस्ट कितनी रिस्ट्रिक्ट होती है? 7.5। वेरी गुड। अगेंस्ट एनुअल लीज रेंटल ऑफ 3 मिलियन पेबल इन arrears. The car has been used 80% for business, 20% for personal use. जी बेटा, बिल्कुल ठीक बात। तो जरा आप मुझे बताते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। अच्छा, मैं वो सॉल्यूशन खोल रहा हूँ जो हमने क्लास में किया था। मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना नजर आ रहा है। अब ये इनलार्ज कैसे होगा भाई? हाँ भाई, नजर आ रहा है? लॉस बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया हमने। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीन 12 एड बैक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विदाउट विदहोल्डिंग 24 एड बैक, सैलरी पेड इन कैश कुछ भी एड बैक नहीं करेंगे, वेयर हाउस रेंट अलाउड है, बेड डेट्स अलाउड है, कमीशन टू एओपी मेंबर 3.2 एड बैक, पेमेंट फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एड बैक, डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट ऑन लीज कार एड बैक। लेस क्या क्या करेंगे? हमने कहा सर टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन लेस करेंगे, NRV ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक लेस करेंगे, स्कॉलरशिप गिवन अलाउबल एक्सपेंस है, सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे, लीज रेंटल देखो जरा 3 × 7.5 अपॉन 10.5 × 80% लेस करेंगे,
अच्छा भाई, वर्किंग देख लो ज़रा मशीन की। पेमेंट की 12, सेल टैक्स हटा दो 2, FMV ऑफ ओल्ड मशीन 4, इनिशियल अलाउंस 25%, 3.5, नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन 15%, 8.92। अच्छा भाई, $8.92 तो कुछ मिस हो रहा है क्या? अच्छा ये, अच्छा तो देखो टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी हुई, 3.5 और 1.58, ये वाली, ये 3.5 और 1.58, ठीक है। ये तुम ले जाओगे एज अलाउबल एक्सपेंस 5.08, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और वर्किंग 2 मैंने क्यों की थी ये भी देखने दो जरा, बस ठीक है। तो इसमें था क्या फिर, और कुछ है क्या इसमें? हमने कहा सर इसका नॉर्मल टैक्स तो नहीं बनेगा, बिजनेस लॉस है, लेकिन इसका मिनिमम टर्नओवर टैक्स बनेगा। -45 -15, 320 का टर्नओवर और 1.25% का लगेगा टैक्स। पता नहीं, सवाल में देखो। सेल टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन लो, क्या कल तुम लोग 3 सवाल बिजनेस इनकम के करके ला सकते हो? आकाश कुमार, कामयाब एंटरप्राइज और कतील एंटरप्राइज। आकाश, कामयाब, कतील। अच्छा चलो एक बात सुनो, कितने सवाल ऐसे हैं जो पक्का कर सकोगे? सारे 2 कर लोगे? 2 कर लोगे, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि मुझे उनको करवाना पड़ रहा हो। 2 करके आ जाओ, एक आकाश कर लो, एक कतील कर लो, ये 2 कर लो, आकाश और कतील, ये 2 सवाल कर लो। ये याद से करके लेकर आना कल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।